हाँ सर, मेरे साथ ही जाना चाहते हैं, मैं समझ गया हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया रेफर किए। सिर्फ रास्ता है, हो सकता है आप दूसरे रास्ते अपनी मंजिल पहुंचो। कुछ लोग ऐसे प्लान बी सी डी ऐसे रख सकते हैं, उनको अगर वो सूट करता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में चौपालों में जो स्कूल होते हैं और प्राइमरी जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, वहीं से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक खासा और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। ये द्रोणाचार्य सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने नवोदय से स्कूलिंग की है और एक ऐसे संस्थान से ग्रेजुएशन किया है जहाँ से बहुत बड़े बड़े स्टार, जिन लोगों को आप जानते होंगे जैसे कि शशि थरूर जी, उन्मुक्त चंद, ऋचा चड्ढा, अपने अपने अलग अलग फील्ड के बहुत बड़े बड़े सितारे रहे हैं। और उनमें से एक सितारे आज हमारे साथ है विश्वनाथ सर। थैंक यू। ये अभी इन्होंने HCS ज्वाइन किया है हरियाणा में, और इनके बारे में इनसे इनकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। क्या रही सर, आप अपने बारे में स्टार्टिंग से बताइए। स्कूलिंग, घर पे कौन कौन है, कैसे क्या रहा? मेरा नाम विश्वनाथ है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से ही रही है। गांव में चौपालों में जो स्कूल होते हैं और प्राइमरी जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, वहीं से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद 6ठी से 12वीं तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी जींद में पढ़ाई की। फिर 2011 से 14 मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में BA प्रोग्राम में ग्रेजुएशन की। उसके बाद 2014 से 17 तक LLB की है कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। फिर मैंने MA हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से की और UGC रिसर्च फेलो के तौर पे मैं PhD कर रहा था अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में ही। और उसी बीच मेरा HCS में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मैंने 5 बार UPSC के अटेम्प्ट्स दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इन दोज, लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन्स थे। लेकिन सर शायद वो आप फेल नहीं हुए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि सर हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो वही मैं मतलब ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेता इस चीज़ को, बट हाँ ऐसे ही। हाँ, और सर मतलब सर ने, जैसे आपने सुना कि इतनी सारी ग्रेजुएशन मतलब अलग अलग तरह की डिग्रियां की है, तो उनके बारे में जानना चाहूँगा सर। जैसे आपने BA प्रोग्राम किया है स्टीफन से, हाँ जी। उसके बाद आपने लॉ भी किया है। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि हालांकि मैं भी कर चुका हूँ ये चीज़ें, तो मतलब किस तरह से सर ये सफ़र रहा? मतलब क्या आपने तैयारी स्टार्टिंग से ही सोचा था, उसके साथ साथ आपने अलग अलग चीज़ें की हैं, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन के अलावा? 12th में मेरे पास आर्ट्स थी, 11th 12th में। यस सर। तो मैंने यही सोचा था कि पहले मैं BA प्रोग्राम अपना मतलब BA करनी है। यस सर। ग्रेजुएशन करनी है। तो BA में मेरे पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट्स थे। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे। फिर उस टाइम माइंड में था बट क्लियर नहीं था, तो LLB का मैंने हमेशा से सोचा था कि लॉ तो पढ़नी है। यस सर। तो कैंपस लॉ सेंटर से LLB की। बट हाँ, ऐसा नहीं था कि कभी भी ये थॉट माइंड में नहीं आया था, या ग्रेजुएशन के टाइम या पहले भी। मेरे टीचर थे स्कूल में, उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था। तो आती थी, बट पहले यही था कि पहले ग्रेजुएशन करनी है, LLB करनी है। और जैसे ही LLB ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने अपना फुली डेडिकेट कर दिया प्रिपरेशन के लिए। और साथ साथ फिर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उसी के साथ मैं MA हिस्ट्री करता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे में हेल्पफुल रहेंगे। और फिर उसी में आगे जब नेट JRF हो गया, तो मैंने PhD कंटिन्यू कर ली। एक सवाल और सर, कि क्या हमारा, जैसे सीरीज आई थी, वो क्या हमारा प्लान भी होना चाहिए इस प्रिपरेशन में? ये मतलब हर इंसान का अलग अलग है। हाँ सर। कुछ लोग ऐसे प्लान B C D ऐसे रख सकते हैं, उनको अगर वो सूट करता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि एक ही चीज़ के लिए सब कुछ डेडिकेट करते हैं। हाँ सर। तो वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो सबका अपना अपना है। मेरा ये मानना है कि आप अपना 100% दो, कंटिन्यूस एफर्ट्स दो, पेशेंस रखो। चीज़ें हो सकता है जैसा आप चाहते हो वैसे हो जाएं, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो कोई ज़्यादा अपने उसको मन पे बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में चीज़ें बहुत है करने के लिए, ये सिर्फ रास्ता है। हो सकता है आप दूसरे रास्ते अपनी मंजिल पहुंचो, तो दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। तो अगर एक रास्ता सही नहीं लगता है तो उससे निराश होने के बजाय दूसरा रास्ता चूज कर लो। ठीक है सर। और सर कि वाई सिविल सर्विसेज, आपने ये फील्ड क्यों चुना सर?
देखो बचपन में तो सनी देओल की मूवी देख के फौजी बनने का ही मन करता था। हाँ सर। हाँ, लेकिन जैसे जैसे फिर बड़े हुए तो चीज़ें समझ में धीरे धीरे आना शुरू की। सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। बिजली का भी कुछ खराब है तो ये भी खोल के देख लिया, कुछ और खराब है वो भी खोल के देख लिया। तो ये था कि चीज़ें ठीक करने का और वो सब मन करता था। तो फिर जैसे किसी ने धीरे धीरे बताया कि ऐसे ये आईएएस होता है जो काफ़ी सारी एक जगह पे चीज़ें सुपरविजन करता है, तो फिर वो मन में वो फिर धीरे धीरे उसके बारे में और बातें दिमाग में आई। किसी ने बताया, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, तो फिर वो उसी के लिए फोकस बन गया। अच्छा कि अब सिविल सर्विसेज के लिए ही करने हैं। ठीक है। तो जैसे कि सर अब भी आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी। तो सर आपकी हर एक की स्ट्रेटेजी सब अलग अलग रहती है, निश्चित तौर पर कॉपी भी नहीं कर सकते हम किसी को। हाँ, लेकिन आपकी क्या रही और आप क्या सुटेबिलिटी बता सकते हो कि अगर कोई आपसे रिलेट करे तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और आपने किस तरह से की है सर, सब्जेक्ट वाइज सर, जैसे कि सी सेट, जनरल स्टडीज, इंग्लिश? देखिए मैंने 10th क्लास के बाद से मतलब आर्ट्स में ही था मैं। तो आपका हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा? हाँ, 12th तक मेरा हिंदी मीडियम ही था। ओके सर। ग्रेजुएशन में मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आने के बाद मैंने स्विच किया था उस पर। ये सर। हाँ, तो सबसे पहले तो सी सेट है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आते हैं। तो मेरा क्योंकि 10th के बाद ही मैंने छोड़ दिया था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कमज़ोर था, लेकिन बिल्कुल ये नहीं था कि बिना किए हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे लोगों को जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। हाँ, और जिन्होंने पढ़े हैं उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब लेवल इनका बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि जीएस का पेपर होता है। उसके लिए फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पैरेलली आप सब्जेक्ट्स लेके जैसे भी चलना चाह रहे हो, बट होलिस्टिक स्टडी की ज़रूरत होती है। यस सर। हाँ जी। तो सर जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर आपने, या तो आप कोई बुक का रेफरेंस या टीचर का रेफरेंस देना चाहें, किस तरह से आपने पढ़ा सर? देखिए मैंने पर्सनली जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत, ये सर, और करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस के पीटी 365 या मेंस 365 ये करता हूँ मैं। हिस्ट्री क्योंकि मेरा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है और वही उसी में मैं मास्टर्स और पीएचडी कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने पर्सनली मेरे लिए बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, नोट्स ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो हर कैंडिडेट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो उसके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से वो देख लेना। बट हाँ, एनसीईआरटी की जो 11th 12th की बुक्स हैं वो मस्ट हैं, वो तो पढ़नी ही चाहिए। या फिर उसी की जो बुक्स आती हैं, एंशिएंट इंडिया की आर एस शर्मा की, मिडीवल इंडिया की सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न इंडिया की बिपिन चंद्रा की, ये बुक्स मस्ट हैं। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और 12th की है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट वो करने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो एटलस होती है हमारी, उससे बढ़िया हो जाता है। ठीक है सर। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए मेरे पास ग्रेजुएशन में भी था, स्कूल में भी था, तो मुझे उसमें हेल्प मिली। बट 12th की जो इकोनॉमी की बुक है, मैक्रो इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, वो बुक्स प्लस करंट अफेयर्स विजन आईएएस के। ऐसे ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया रेफर किए। काफी फेमस बुक है सर वो। बिल्कुल, और अच्छी बुक है बहुत। पर्सनली उसमें सब चीज़ कवर की गई है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए पहले शंकर आईएएस की बुक मैं पढ़ता था, उसके बाद यूजीसी की एक बुक है, और करंट अफेयर्स विजन आईएएस। मैं करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन, आप अपने हिसाब से जो भी जैसे भी आप कवर करना चाहो, विजन से, शून्य से, आईएएस बाबा से, बहुत सारे हैं। बट हो न्यूज़पेपर्स प्लस ये, मतलब न्यूज़पेपर भी हमारा मस्ट हैव पार्ट है सर इसका। न्यूज़पेपर तो मुझे जो लगता है वो हर इंसान को देखना ही चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, वैसे भी हमें अपडेटेड रहना चाहिए चीज़ों से। और सर जो मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि ये चीज़ ज़रूर पूछ के आना सर, साइंस के लिए। हाँ जी, हाँ। उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है? साइंस एंड टेक सर। हाँ जी, साइंस के लिए देखो मतलब दो चीज़ हैं। कुछ लोग 9th 10th की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। बट मैंने पर्सनली ये किया था कि जो लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है, उसमें जो साइंस का पार्ट है वो, प्लस विजन आईएएस की पीटी या मेंस 365। एक सर वो भी कहते हैं घटना चक्कर आती है साइंस की सर। हाँ, जो क्वेश्चन आंसर। यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा
कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सर वो आप ज़रूर करो। और मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे ऐसे करो कि पिछले 10 साल के पेपर उठा लिए कि 2013 ऑनवर्ड्स, पहले 13 का करो, 14 का करो, 15 का करो, ऐसे करते जाओ। तो उससे क्या होगा कि एक तो हमें ये समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये सर तो हम जब बुक पढ़ेंगे तो उस टाइप का माइंडसेट हमारा हाँ, रहेगा और ये बुक्स वाला जल्दी पढ़ी important है जाए। सर। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं वो हमें समझ में आएंगे कि अब ऐसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऐसे ट्रेंड बन रहा है। ये सर तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली हम पढ़ पाएंगे। जो पेपर की डिमांड होती है उसके हिसाब से भी हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स आर नॉट अबाउट बुक्स, एग्जाम्स आर अबाउट द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। ये सर तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के हमें बुक की होलिस्टिक पढ़ाई करनी है। ठीक है सर। और सर जैसे मेंस में हमें सब कुछ लिखना ही होता है, हाँ जी। तो उसके लिए कोई एडवाइस? क्योंकि मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, जो हाँ। राइटिंग स्किल है, जो ड्राफ्टिंग है, वो एक टाइम के साथ आती है। हाँ। उसके बारे में बताइए सर। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो मेंस के लिए आप पढ़ने से ज़्यादा लिखो। यस सर। जितना हो सकता है आप लिखो। कुछ लोग ऐसी स्ट्रेटजी रखते हैं कि 1 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े और फिर उसका जो भी पढ़ा उसको क्रक्स 10 मिनट में 15 मिनट में उसको लिख लेते हैं। यस सर। दूसरा ये होता है कि आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसका पेपर कर रहे हो, तो जैसे भी आप करना चाहो, जैसे आपको सूटेबल लगे। लेकिन हाँ, ये मेंस के टाइम टेंडेंसी होती है कि मैं कल से लिखना शुरू करूँगा, हाँ। फिर कल आएगा तो अगले दिन से लिखना शुरू करूँगा। उसको अवॉइड करते हुए पहले ही दिन से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। मैं पर्सनली यूपीएससी में मुझे इस वजह से प्रॉब्लम हुई है, एचसीएस के लास्ट अटेम्प्ट में मुझे इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो बट मैंने थोड़ा रेक्टिफाई किया और अब आगे और कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप, हाँ ये भी अच्छा है कि आप खुद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उनके आंसर्स आप लिखोगे तो उससे खुद को आइडिया होगा। लेकिन एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव भी कई बार जरूरी होता है। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर जो आपको अच्छा लगे उनकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ठीक है सर। एक यूपीएससी में हमने एक ट्रेंड देखा है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स में मार्क्स में डिफरेंस आता है। हाँ जी। क्या ऐसा एचसीएस में भी देखने को मिलता है सर? या फिर इतना, क्योंकि एचसीएस का हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल नहीं होता। वो वही है, मतलब देखो, नंबर एक तो जो लैंग्वेज है दैट इज ओनली ए मीडियम। यस सर। वो सब कुछ नहीं है, लेकिन मीडियम भी कई बार एक कुछ चीजें कन्वे तो जरूर करता है। यस सर। हो सकता है कहीं ना कहीं ये हो, मेरे पास इसके लिए कंप्लीट डेटा नहीं है जिसके बेस पे मैं कोई कंक्लूजन निकाल के आपको बता सकूं। और सर एक चीज़ मैं और सबको बताना चाहता था कि जो इंटरव्यू का स्कोर रहा है सर का, वो टॉप 10 में रहा है। ये डाटा मैंने ही उठाया है, मैंने ही सर को आज बताया आके कि जो इंटरव्यू का स्कोर रहा था सर, आपके स्कोर था इंटरव्यू का 50.67 शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये मुझे पता है। हाँ, तो वो आपका टॉप 10 में है सर, जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं भाई। तो सर उस हालांकि हम देख ही पा रहे हैं कि सर एक अच्छे ओरेटर है, और मेरे काफ़ी सारे जो सूत्र है, सूत्रों ने भी बताया था कि एक सर अच्छे ओरेटर है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें रीज़न पता है कि क्या रहा होगा। लेकिन सर आप अपनी तरफ से बताइए कि आपने क्या अलग से प्रिपेयर किया, किस तरह से रिप्रेजेंट किया इंटरव्यू की टिप्स की तरह ही सर। इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप जिस तरह के पर्सन हो, आपका जो नेचर है, आप जैसे बिहेव करते हो, वो हम 2-4 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए प्रिटेंड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है 20-25 मिनट, 30-35 मिनट, उसमें आपकी रियल पर्सनैलिटी निकल आती है कहीं ना कहीं। और क्वेश्चंस ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो निकाल लेते हैं अंदर से। तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरा इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छे से रहा। जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर ग्रेजुएशन, फिर एलएलबी, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब, तो फिर वो थ्रू आउट मेरे बायोडेटा पे ही लगातार चलता रहा। ठीक है सर। मेरे पास एलएलबी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉ से रिलेटेड, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ टॉपिक कंटेम्प्रेरी रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। फिर उन्हीं चीज़ों पे मेरे जो आंसर्स जो निकल रहे होते हैं, आंसर्स में ही कोई चीज़ अगर सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगती है, उससे रिलेटेड भी फिर कुछ ना कुछ होता है, लीडिंग द क्वेश्चंस। हाँ, जो लीडिंग क्वेश्चन, इस टाइप से भी। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने आप को थोड़ा
खुद को जांचिए कि हम क्या हैं, हम Yes, sir. क्यों कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली हम समझ पाते हैं चीज़ों को। और जब हम खुद के बारे में क्लियर हैं तो दूसरे के सामने उतना क्लियरली अपने को एक्सप्रेस कर Yes, पाते sir. हैं। और अपडेटेड अगर हैं तो उन चीज़ों पे हमारी एक ओपिनियन होती है, रैशनल ओपिनियन होती है, मतलब नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू, वैसे भी हमारी ओपिनियन बहुत रैशनल होनी चाहिए कि इन चीज़, मतलब हम अगर इन किसी भी सरकारी नौकरी या कॉरपोरेट वर्ल्ड किसी भी चीज़ के लिए हम अगर 18 साल के बाद अगर हम फील्ड में उतर रहे हैं, Yes, sir. तो हमारी ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए जो एक रैशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, लॉजिकल हो, ना कि ऐसे कि हाँ दीपक भाई ने बोला है इसलिए ये ओपिनियन है, या उन्होंने ये बोला है इसलिए ये ओपिनियन है। Yes, sir. तो अगर हम अच्छे से जांचते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और अपना जो सिलेबस है, जो और आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में अवेयर हैं, तो मुझे लगता है इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मतलब सर इंटरव्यू से पहले इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए हमारा। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर। वो अभी इंटरव्यू से पहले नहीं, वैसे भी हमें इस सब के अलावा भी, मतलब हम अगर कितने अच्छे इंसान हैं उस चीज़ के लिए इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। तो मैं तो यूजुअली थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन हूँ, तो मैं शाम को बैठ के भी कई बार ये सोचता हूँ कि आज कुछ गलत तो नहीं हुआ, अच्छा है जो भी। ठीक है सर। हाँ जी। आप सर से जानते हैं उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में। सर आपका जो लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि मैं भी एक हरियाणा के ठीक ठाक शहर से हूँ, लेकिन गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। सर भी दोनोदा गांव से बिलोंग करते हैं। तो सर एक गांव का लड़का जिसने स्टार्टिंग की एजुकेशन अपनी गवर्नमेंट स्कूल से की है, हाँ जी, वो जब स्टीफन्स में जाता है, वो एक कल्चर का डिफरेंस है सर वहाँ पे। 100%। ठीक है सर। तो वो आपको कैसा लगा स्टार्टिंग में, और जब आपने कॉलेज से एग्जिट किया, वो आपका जो पर्सनैलिटी चेंज आया है सर, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, बहुत ड्रेस्टिक चेंज आए हैं सर आपके अंदर। तो सर आप प्लीज़ बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरा चेंज जो आना शुरू हुआ, वैसे तो मतलब गांव में जब थे नॉर्मल होता है, हर बच्चा होता है अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है या जैसा भी होता है, लेकिन जब हम नवोदय में आए था, नवोदय मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहा, क्योंकि हम वहाँ कॉन्फिडेंट हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो फिर जैसे ही हम स्टीफेंस में आए, वो एक ड्रास्टिक चेंज था, लैंग्वेज का भी, अलग अलग जगह के लोग थे। तो उन चीज़ों में मैं ये कहूँगा कि वो जो चैलेंजेस थे या जो कंपनी थी, उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मेरे सीनियर्स ने, मेरे बैचमेट्स ने, मेरे जूनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छी कंपनी, इतने अच्छे टीचर्स, फ्रेंड्स मिले कि उन्होंने मुझे सिखाया, जैसे भी रहा, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत मज़े भी किए, पढ़ाई भी की, सोसाइटीज़ में काम किया। आप तो डिबेट सोसाइटी में भी थे सर? मेनली मैं हिंदी साहित्य सभा और इन सब में, स्पीक मेके में था, स्टूडेंट्स यूनियन सोसाइटी में था, सोशल सर्विस लीग में था, डिबेटिंग सोसाइटी में वैसे जाते थे कभी कभी। अच्छा सर। तो सर हिंदी साहित्य के आप जैसे ज्ञाता रहे, हम मेरे से नहीं ज्ञाता इन सेंस सर की, मतलब सर मेरा इंटरेस्ट है हिंदी साहित्य में और मैं पढ़ता रहता हूँ मैथिली शरण गुप्त जी को। और एक सेकंड सर नाम भूल गया, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण मैं सर मैंने बहुत पढ़ा है और अभी 1 साल से नहीं पढ़ पाया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैंने पढ़ा है। उसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी सर, मतलब मेरे को वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। हाँ, तो सर वो मेरे को मतलब लगभग पूरी याद है मेरे को। तो उसके बारे में अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ आप बताना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे, कुछ ऐसा पार्ट जो आपको पसंद हो। मतलब वैसे मतलब हिंदी साहित्य में मुझे उपन्यास काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हमारे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ही मेरे टीचर थे, अभी राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, श्री डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। अच्छा सर। उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। शुरू में वो मतलब हमें क्लास में ऐसे ही बोल देते थे कि कल ये पढ़ के आना है। हाँ सर। तो 2-4 दिन तो ये हुआ कि हाँ मजबूरी में पढ़ के आना है। हाँ। फिर वो आदत सी लग गई। तो उनको पर्सनली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मिलूंगा भी, कोशिश करूँगा अभी जल्दी ही मिलने की। हाँ सर। तो हिंदी के बारे में मैं तो क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आपको कोई उपन्यास अगर आप मेरे को रिकमेंड करें, जैसे मेरे को पढ़ने का शौक है सर। हाँ। तो कोई एक मेरे को रिकमेंड कीजिए सर, या दर्शकों को। सूरज का 7वां घोड़ा आप पढ़िए, ठीक है। अच्छा उपन्यास है। और भी बहुत मतलब देखो चीज़ें क्या होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना,
हाँ सर। उसके हिसाब से एक प्यासा आदमी कुआं कहीं भी ढूंढना हो ढूंढ लेगा। हाँ सर। वही काम है इसमें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप ढूंढ लोगे। ऐसे में कुछ आपको बताऊं वो फोर्स करने जैसा नहीं काम हो नहीं जाएगा। सर, रिकमेंडेशन इस इन सेंस, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा वो नहीं रहा था। हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा था। क्योंकि जब लिटरेचर सर, आपका जो कैरेक्टर और जो मोरल्स है ना सर, मेरा ये मानना वो लिटरेचर बनाती है, निश्चित रूप रादर देन आपकी जो आपने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है वो एक नहीं, सब्जेक्ट उसकी अपनी यूटिलिटी है। हाँ, लेकिन जो कैरेक्टर बिल्डअप है ना सर, वो लिटरेचर का ज्यादा योगदान रहता है रादर देन अपने मैथ साइंस इस तरह के सब्जेक्ट से शायद। हाँ, वही, हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग यूटिलिटी होती है, और उसमें लिटरेचर का, जैसे आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, कि वो एक व्यक्तित्व को निखारता है, इंट्रोस्पेक्शन में बहुत हेल्प करता है, और कुछ न कुछ नई चीज़ें होती है वो हम अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं अगर लिटरेचर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो सभी को कहूँगा लिटरेचर कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ो। कविता पढ़ो, कहानी पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, नाटक पढ़ो, कुछ भी हो, पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है सर, मेरी फेवरेट लाइन है ये उनकी, कि जो पढ़ाई है ना वो शेरनी का दूध है। हाँ, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। निश्चित रूप से हर टाइप की, फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी, बट पढ़ने के साथ साथ आपको दूसरों के साथ अच्छा होना है और एक्सीलेंस के लिए एफर्ट्स देने हैं। वो आपके एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स, हम सब के एफर्ट्स जब मिलेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट्स हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को और पूरी ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाते हैं। तो वो कंटिन्यूस एफर्ट्स का एक पार्ट होता है। और सर जैसे कि अब आप सिलेक्ट हो गया एक अधिकारी से मैं आज मिल रहा हूँ, तो सर इन फ्यूचर आपके क्या गोल्स रहेंगे एज ए एचसीएस? जो मैंने आपको बताया था, तब जब शुरू में सोचा था कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, चीज़ें देखते थे कि ये खराब है, ये है, तो इसको सुधारने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो मैं अभी तब प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखूँगा। सिविल सर्विसेज के लिए भी पेपर दूंगा आगे। बट सर्विस में आने के बाद भी हमारी अभी तो ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे, तो जितना हो सकता है उतना सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ पर्सनल मेरे गोल्स हैं कि जहाँ भी मैं जाऊँ कुछ न कुछ इम्प्रूव करूँ उस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट जहाँ भी फिट समझेगी वहाँ भेजेगी, तो उस जगह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। बाकी एजुकेशन, हेल्थ, ये मैं पर्सनली मैं इनको क्लोज मानता हूँ, क्लोज टू माई हार्ट। ओके सर। हाँ। तो मतलब पढ़ाई अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन अपने खुद के लिए भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से, तो चलता ही रहेगा। और सर जैसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन में एक सर का नाम बताया, जिन मतलब क्या आप अपनी मतलब हम पेरेंट्स को तो देते ही हैं कि हमारी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, निश्चित रूप से, लेकिन टीचर को लगभग हम मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो आप किसी टीचर को अपनी सफलता का एक दायित्व या फिर उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा, किसी का नाम लेना चाहें? काफी सारे लोग होंगे। मेरे बचपन से लेके आज तक जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, सबका मेरे लाइफ में किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूशन है। तो वैसे तो एक का नाम लेना बेमानी होगी दूसरों के साथ, लेकिन निश्चित रूप से मतलब इस फील्ड के जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, पंकज गुप्ता सर हैं, अभी JNV रांची में वो पोस्टेड हैं, झारखंड में। हाँ, अच्छा सर। हाँ, मैं बात भी करता रहता हूँ उनसे लगातार, उनकी गाइडेंस, उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। हाँ, तो उनको सबसे ज़्यादा मैं मतलब अगर टीचर्स में अगर हाँ सर, तो सिर्फ टीचर्स में ऑफ कोर्स सर, हर एक ने हमारे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में योगदान तो दिया ही है, निश्चित रूप से, उनका सबसे ज़्यादा। लेकिन ये नहीं है कि दूसरों का नहीं है, उनका भी बहुत है। अच्छा सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट राउंड हम करने वाले हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, रैपिड फायर राउंड। तो सर जैसे कि हरियाणा से आप बिलोंग करते हो सर, चूरमा या हलवा? दोनों। अच्छा सर, कौन सा वर्ड आपको डिफाइन करता है, सीरियस टाइप या फिर फन लविंग? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वो वही है कि वैसे मेरा आंसर पिछला ही होगा, दोनों, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है सर। हाँ, तो सेम फ्री टाइम है तो फनी, हाँ सर, मस्ती में रहो। जब सीरियसनेस डिमांड, जब सीट पे बैठे हैं तो सीरियस कहीं भी क्लास में। और ठीक है सर। उसके अलावा सर अगर आपको किसी स्टार के साथ एक डिनर पे जाना हो तो किसको चूज करोगे? मैं ऐसे यूजुअली स्टार स्ट्रक नहीं होता। हाँ सर। बट किस टाइप का, किस फील्ड का स्टार? नहीं, स्टार किसी भी चीज का, एजुकेशन का स्टार,
बॉलीवुड का स्टार, क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का, कोई भी पॉलिटिकल स्टार सर? मतलब वैसे कोई, मतलब मैं स्टार स्ट्रक होने वाला पर्सन नहीं हूँ। ठीक है सर। हाँ। तो सर मेरे साथ ही जाना चाहते हैं, मैं समझ गया हूँ। तो हाँ, आज बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ प्रमोशन इसी को कहते हैं। नहीं, और सर अगर आपको लिटरेचर पढ़नी है तो इंग्लिश की या हिंदी की? जो भी लैंग्वेज आपको सीखने का मन करे और पढ़ने का मन करे। अगर जैसे यूजुअली हमारी क्या है कि हम हरियाणा में यूजुअली हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। हाँ। तो अगर हमारा मन करता है कि हिंदी पढ़नी है तो हिंदी पढ़ो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश पढ़ो ही मत। कोई और लैंग्वेज भी जो आप अगर कोई सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज कुछ भी हो, लिटरेचर पढ़ो, लेकिन हाँ मातृभाषा को कभी मत भूलो, हिंदी जरूर। एक लास्ट सवाल, नहीं लास्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, कि सर कौन सा फेज सबसे प्यारा लगा आज तक का? कौन सा फेज लाइफ का? प्रिपरेशन तक का, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन तक का है, उसके बाद प्रिपरेशन का, या फिर जॉब लगने के बाद का? अगर आपको एक चूज करना हो इनमें से एक सर। बचपन का स्टूडेंट, बचपन वाला। हाँ सर, एक लास्ट सीरियस क्वेश्चन ये वाला कि सर इस जर्नी में कई बार बहुत लंबी जर्नी होती है, तो सर एक डिमोटिवेशन आता है, हर एक की लाइफ के अंदर आता है, तो उसके बारे में कि कैसे टैकल करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखो, हमें मंजिल की तरफ ध्यान देना है कि हमें कहाँ जाना है। तो कई बार हो सकता है हम रास्ते में थक जाएं, कई बार हो सकता है कि हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें अपने मंजिल की तरफ अगर हम देखेंगे, वैसे भी अगर हम देखें अपने गांव देहात में कोई किसान अपनी फसल के लिए जब मेहनत कर रहा होता है, या कोई दुकानदार सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बैठा होता है, मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा होता है, तो वो अपनी मंजिल की तरफ देखता है। ये नहीं देखता कि सूरज ज़्यादा चढ़ गया है, बारिश हो गई है और चीज़ें हो गई। तो हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना है। और मैं ये कहूँगा कि लाइफ को ना बिल्कुल ऐसे मत करो कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसमें कुछ चीज़ें रखो। आप अपने परिवार को भी टाइम दो, अपने खुद के लिए भी समय दो, खेलो, कुछ न कुछ और चीज़ें, यार दोस्तों से बात करो। तो अगर सब चीज़ें होती हैं तो कुछ लोग आपको हेल्प करने वाले होते हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त और जो भी आपके टीचर्स, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो सिंगल माइंडेड अगर हम हो गए एक तरफ, सॉरी, अगर हम ऐसे होकर चल रहे हैं कि किसी से बात नहीं कर रहे और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन का चांस बन सकता है। तो उसको अवॉइड करते हुए बात कीजिए। कुछ आप उनको सिखाएंगे, कुछ वो आपको सिखाएंगे, कुछ आप उनकी मदद करेंगे, कुछ उनकी वो आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे चलनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। ठीक है सर। सर अरेंज मैरिज और लव मैरिज? जिसकी जैसे निभ जाए। ठीक है सर। और कुछ चीज़ सर आप ऐड करना चाहो किसी भी तरह से? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा, जैसे भी आप करो, जो नौकरी है उसके लिए हमें सीरियस होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है कि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता है। मंजिल और है, ये रास्ता दूसरा रास्ता भी हो सकता है, तीसरा रास्ता भी हो सकता है। तो जर्नी है ये, मंजिल नहीं है। तो आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स देते रहिए, मज़ा आता रहेगा, जिंदगी बढ़ती रहेगी। जो भी एग्ज़ाम, उसके लिए कोई छोटी सी टिप किसी के लिए? देखो, अभी वैसे 21 मई को वो पेपर है, लगभग 1.5 महीना भी बचा हुआ है। तो अभी तो रिवीजन का टाइम है, बढ़िया से रिवीजन करो। मैं कहूँगा कि पेपर प्रैक्टिस करो, हर रोज़ सुबह उठते ही अपना नहा धो के खाना खा के एक पेपर करो, बढ़िया 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आपका टाइम लग रहा है। यस सर। वो करके फिर बाकी आप जो टाइम बचता है उसमें से ज़्यादा निकाल पाओगे आप आउटपुट उसमें से, अगर पेपर आपने दिन में पहले कर लिया। अच्छा सर। सर आप अपने मी टाइम में क्या करते हो? मतलब एक पब्लिक लाइफ अलग होती है, मी टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो? यूजुअली जो चल रहा होता है उससे कुछ हटके। कई बार ये होता है कि ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, तो सिर्फ रेस्ट करना, फ़ोन पे कुछ देखना, या घर पे बात करना, किसी दोस्त से बात करना, यही। और अगर वैसे नॉर्मल टाइम्स हैं तो फिर मी टाइम में कई बार वॉक करना। तो मुझे पर्सनली नेचर के, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि पेड़ हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, कुछ पशु दिख जाए, मुझे उन चीज़ों में अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ। तो लास्ट में
कुछ चीज़ें देना चाहता था मैं सर को। मतलब गिफ्ट नहीं बोल रहा मैं उन चीज़ों को, कि एक भेंट देना चाहता था सर। Thank you भाई। कि एक तो सर ये बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैंने पढ़ी है। थैंक यू, बहुत सुना है मैंने इस बुक के बारे में सर आपने दिए तो पढ़ूंगा जरूर मैं। क्योंकि सर एक जब हम तैयारी करते हैं ना, एक हैबिट में आना बहुत जरूरी है। हाँ, निश्चित रूप से। डिटर्मिनेशन है वो जरूरी है। और एक सेकंड चीज, थैंक यू। अरे वाह, ये आपके आपने मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए Thank you। एजुकेशन प्राइम। थैंक यू। बाकी मैं आपकी मेहनत देख के और आपकी पर्सनैलिटी को देख के ये कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे करते रहिए। आप सब लोग भी एजुकेशन प्राइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे इंसान लगे यार मुझे तो पर्सनली। थैंक यू। मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि सर एनर्जेटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, एक अच्छे ओरेटर है, एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। लेकिन जो एक पर्सनैलिटी मेरे को बता दी गई थी कि अच्छी है, मेरे को मिलने के बाद सर बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको मिलने के बाद भी दोबारा से मिलने का मन करे, तो उनमें से आप एक हो। थैंक यू सर। जब भी आपका मन करे। और हाँ तब अभी आपका मन है तो ठीक है, लेकिन सर बोलने की जरूरत नहीं है, आप भाई जैसा ही भाई हो। अपने। ठीक है सर, तो थैंक यू। मिलते हैं द्रोणाचार्य के 3rd एपिसोड में। थैंक यू।